साहित्य और कला ये दोनों एक दूसरे से मेरे लिए अविच्छिन्न रहे हैं। और चाहे हमारे यहाँ ललित निबंध जो है वो क्या है, मैं थोड़ा आपको ये बताना चाहता हूँ कि ललित का मतलब हमारे यहाँ अमूमन ये माना जाता है कि भाई भाषाई लालित्य है, शब्द जो हैं वो बड़े ललित हों, उसमें लोकगीत की कुछ पंक्तियाँ आ जाएं, उसमें कुछ संस्कृत के श्लोक की बात आ जाए, कुछ जो है वो कोमलता भरी जो चीज़ें हैं उनका संपुंज जो है वो कहीं ललित निबंध है। एक ऐसी अवधारणा हमारे यहाँ बनी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ललित तो वो है जो मनुष्यता को लालित करे। आपके यहाँ दो तरह के सौंदर्य हैं। एक सौंदर्य तो सृष्टि ने रच दिया है, चारों तरफ बड़े सुंदर पहाड़ हैं, हरित वनस्पति है, हरितिमा की चादर फैली हुई है, सरसों के पीले खेत हैं, चारों ओर सृष्टि ने अपनी सुषमा बिखेर दी है। वो एक सौंदर्य है सृष्टि का। लेकिन एक सौंदर्य जो है वो मानव रचित सौंदर्य है, जो मनुष्य रचता है, जो मनुष्यता को श्रेष्ठ बनाने के लिए, उसके लालित्यमय स्वरूप को गढ़ने के लिए जो मनुष्य रचता है साहित्य के रूप में, वो ललित है। मानव रचित सौंदर्य जो है वो ललित है। और ये मानव रचित सौंदर्य जो है ये क्या है? ये साहित्य यदि आपने एक उत्कृष्ट मानवता के हित में, जिससे कहीं किसी को कोई प्रेरणा मिले, वो यदि साहित्य ये रच दिया है तो उससे बड़ा लालित्य मनुष्यता के लिए या साहित्य की सर्जना के लिए कौन सा दूसरा होगा। ये परंपरा हमारे यहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय, कृष्ण बिहारी मिश्री, कम से कम इन चार व्यक्तित्वों के अंदर जो है इनकी सर्जना कर्म में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती। विद्यानिवास जी की तो मेरे ऊपर बड़ा आशीर्वाद रहा। मैं उनके लगभग 18 वर्ष तक वो मेरे परिवार के मुखिया ही रहे और उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी अपने यौवन काल में मुझको आशीर्वाद मिला। और कुबेर जी तो मुझसे बड़ा स्नेह करते थे। मुझको सौभाग्य मिला कि उनके पूरे रचना कर्म को जो है वो मैं संपादित करूं, तो 13 खंडों में अभी उनकी रचनावली वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित की है। उसमें मैंने 2 साल तक निरंतर परिश्रम किया। यानी प्रत्येक खंड के में उनकी जितनी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में जितने निबंध हैं, उसमें से प्रत्येक निबंध का सार और उसके ऊपर समीक्षा है। और पूरी ललित निबंध जो है उसकी परंपरा के ऊपर बात है। उसमें ललित निबंध हमारे यहाँ अंग्रेज़ी में बेल्स लेटर्स से आया। ये एक फ्रेंच टर्म है, बेल्स लेटर्स, मानतेन वगैरह ने जो लिखे, और उसको व्यक्ति व्यंजक निबंध भी कहा गया। अज्ञे और विद्यानिवास जी तो कहते हैं कि भाई हमने ये इसके लिए सबसे सटीक संज्ञा व्यक्ति व्यंजक है। व्यक्ति व्यंजक क्या? जिसमें व्यक्ति मुख्य नहीं है, वो सतह के नीचे है, व्यक्ति के द्वारा नहीं, व्यक्ति के माध्यम से बात कही जा रही है। कोई एक व्यक्ति है, मतलब आपने उसको एक प्रतीक के रूप में मान लिया, लेकिन जो कुछ भी उसने कहा है, जो कुछ भी उसने श्रेष्ठ लिखा कहा है, वो उसके माध्यम से, व्यक्ति सतह के नीचे है लेकिन बात जो है उसके माध्यम से कही जा रही है। तो ये ललित निबंध की सबसे बड़ी विशेषता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो तो कला है। कला जो है, भारतीय कला, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी हों, कुबेरनाथ राय हों या विद्यानिवास मिश्र हों, इन्होंने हमारे यहाँ की जितनी कलात्मक परंपराएं हैं, यानी बात छोटे से ढंग से शुरू होती है। उसमें विशेषता ललित निबंध की यह है कि बात तो बहुत छोटे से ढंग से शुरू होती है, लेकिन उसका विस्तार, उसकी व्यंजना बड़ी अपार होती है। जैसे अशोक का फूल एक निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उसमें वो ये कहते हैं कि भाई शिव का धनुष, कामदेव का धनुष जब शिव के क्रोध से उन्होंने तीसरा नेत्र खोल दिया और टूटा, तो उस धनुष की मणियाँ और रत्न जो हैं वो धरती पे गिरे। तो हीरा भी गिरा, मोती भी गिरे, माणक भी गिरे, और ये गिर के धरती पे फूल बन गए। कोई चंपा बन गया, कोई चमेली बन गया, कोई मौलसरी का फूल बन गया। और फिर वो आगे कहते हैं कि स्वर्गीय वस्तुएं भी, आसमानी वस्तुएं भी धरती से मिले बिना स्वर्गीय नहीं होती।
जब तक आप ज़मीन से नहीं जुड़ोगे, जब तक आप ज़मीन से कोई आप तो वो रत्न जो है वो गिरा तो वो जो है वो तब तक स्वर्गीय नहीं होता। धरती से मिले बिना वस्तु जो है वो स्वर्गीय नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी सी जो बातें होती हैं, जो उनकी व्यंजना तो आप देखिए कितनी अपार व्यंजना होती है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास जी का निबंध है। उसमें बात बहुत छोटी सी शुरू होती है। बच्चे घर से बाहर से आए हैं, वो लड़का और लड़की, भाई और बहन, वो कहते हैं कि हम एक म्यूज़िक कंसर्ट में जा रहे हैं, हम संगीत सभा में जा रहे हैं, आ जाएंगे रात तक। और वो रात को आते नहीं, बरसात होती है, ये कुर्सी पे बैठे रहते हैं। अब बैठे हैं कुर्सी पे, लेकिन इनके विचार चल रहे हैं कि नहीं, कभी ऐसा हुआ होगा कि उस कौशल्या महल में प्रसाद में बैठी होंगी और राम लक्ष्मण और सीता जो हैं वो वन में गए होंगे, बरसात हो रही होगी। तो वो बोलते हैं कि भाई देखो, सब कुछ हो लेकिन राम का मुकुट भीग जाए, लक्ष्मण ने जो पटका बांधा है वो भीग जाए, लेकिन सीता के माथे का सिंदूर नहीं भीगना चाहिए, क्योंकि उसी के कारण तो इनकी अस्मिता है। वो एक भोजपुरी लोकगीत के माध्यम से बात करते हैं। वो कहते हैं कि न मालूम कितनी कौशल्याएं हैं, ये तो प्रसाद में बैठी, लेकिन विश्व में न मालूम कितनी कौशल्याएं हैं जिनकी अपार व्यथा और अपार दुख है, उनके राम कहाँ हैं। आज हमको उसकी चिंता होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी जो बातों की, मतलब व्यक्ति है लेकिन वो सतह के नीचे है, उसकी व्यंजना जो है वो ऊपर है। तो ऐसे ही कुबेरनाथ राय के आप निबंध लिख दिया, हमारी पूरी सांस्कृतिक अस्मिता को उन्होंने किया। देखिए, एक जैसे वो बोलते हैं जेठ आषाढ़ी के दिन आए। जेठ आषाढ़ जब शुरू होता है तो गर्मी शुरू हो जाती। जेठ आषाढ़ी के दिन आए, हल फाल का काम शुरू होगा। जेठ आषाढ़ी के दिन आए, बगीचों में आमों के प्रेत लौट आए। बारिश में तो मतलब गर्मी में तो सब उजाड़ हो जाता है, लेकिन अब जैसे शुरू होने वाली है ना बारिश, तो बगीचे फिर आबाद होने लगे, लौट आए। फिर बोले, वो कहते हैं जैसे हमारे यहाँ विवाह होता है तो एक रस्म होती है कंगन डोरे की, जिसमें वो वर और वधू जो है वो एक दूसरे, वो परात के अंदर जो है वो कंकन डोरे का। तो बोले, वो उन्होंने लिखा कि जेठ आषाढ़ी के दिन आए, आम टूटा, जामुन टूटी और सृष्टि का महाभोज शुरू हो गया, क्योंकि उसके बाद सब लोग भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। तो ये जो है इस तरह ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो मैं इनसे बड़ा प्रेरित हुआ और मेरी कोशिश ये रही कि भाई मैं जो हूँ आकाश में वायवीय न लिखूँ, जो अपने आसपास है, अपनी ज़मीन है, अपने की जो लोक व्यवहार हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो विरासत है, उसको देखूं और फिर ये देखूं कि हमारी कला जो है वो साहित्य में कैसे आती है। तो वो जो आप लघुचित्र की बात कर रहे हैं, जैसे मोलाराम नाम के एक बड़े कवि हुए हैं और उतने ही बड़े चित्रकार हुए हैं। गढ़वाल, आप अपने जो बद्रीनाथ के रास्ते पे अपन जाते हैं ना, वो गढ़वाल अंचल में श्रीनगर करके जगह, वहाँ के थे वो। तो उन्होंने जो है वो चित्र बनाए, बिहारी और केशव की कविताओं पे चित्र बने, सूरसागर के छंदों पे पदों के ऊपर चित्र बने, वाल्मीकि रामायण के श्लोकों पे चित्र बने, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल और मेघदूतम पे श्लोक बने, चित्र बने। फिर आपके रसिक प्रिया, कवि प्रिया से लेकर के आपके ये जो पुहकर की रसबेली तक बिहारी के जितने मुख्य दोहे हैं उनके ऊपर चित्र बने। मगर हमारे मतलब बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये साहित्य का विषय है, लेकिन इनके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारे साहित्य, संस्कृत के विद्वानों ने भी और हिंदी के विद्वानों ने भी हज़ारों की संख्या में लघुचित्र जो है संग्रहों में पड़े हुए हैं। 18,000 तो हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय में, कोई उनके बारे में बताने वाला नहीं, कोई उनके बारे में देखने वाला नहीं। लेकिन आप उनकी व्यंजना तो देखो। एक बिहारी का मतलब ये एक दोहा है,
लाल कहे लाली मुरी, लोयन कोयन माह, और लाल तिहारे द्रगन की, पड़ी द्रगन में छाह। बड़ा सुंदर दोहा। वो चित्र बनाया उन्होंने। कृष्ण जो है वो लकुटी लिए राधा की तरफ देख रहे हैं, राधा खड़ी हुई हैं और वो कह रहे हैं कि देखो राधा, तुम तो जो है मेरे विरह में रात भर सोई नहीं। तो बोलती कि मैं तो बहुत सोई, आप नहीं सोए रात भर क्योंकि आपकी आंखें लाल हैं। वो तो मेरी आंखें इसलिए लाल हैं क्योंकि आपकी आंखों की ललाई का प्रतिबिंब मेरी आंखों में छलक आया है। आप देखिए कितनी सुंदर व्यंजना है। तो ये जो व्यंजनात्मक है बात, हमारे यहाँ ये पश्चिम के विद्वानों ने तो बहुत मेहनत की, लेकिन मेरी उनसे जब भी चर्चा होती है वो ये बात होती है कि भाई ये आप हमारे चित्रों की तकनीकी व्याख्या कर देते हो, आप केवल उसकी टेक्निकल इंटरप्रिटेशन कर देते हो कि दिस इज़ द कलर यूज, दिस इज़ द पिगमेंट यूज, दिस इज़ द लाइन ड्राइंग एंड दिस इज़ द फॉर्मेट एंड दीज टाइप्स ऑफ these identical paintings are preserved here and there, but you don't see how the soul of that poetry is enshrined in that painting. आप उस कविता का मर्म जो है वो कैसे चित्र में प्रतिष्ठित हुआ है ये कैसे बताओगे? तो वो बोले कि ये हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि उस कविता के मर्म को हम नहीं जानते जब तक आप उसमें नहीं डूबो। और ये मर्म हमारे यहाँ जो जानते हैं कविता के जानकार, उन्होंने ये चित्र नहीं देखे और उनको ये मर्म नहीं मालूम। तो वो सेतु जो है जो बनना चाहिए कला और साहित्य के बीच का, वो नहीं बना। मैं तो बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूँ, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि इन दोनों को जोड़ूं। जैसे ये बताया ना मैंने ये दोहा कि जब तक उसकी व्याख्या इस ढंग से नहीं होगी तब तक जो है वो चित्र कैसे समझ में आएगा। ललित निबंध में जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो जो है वो मैंने ये प्रयास किया कि हमारे यहाँ की जो परंपराएं हैं, जो हमारे यहाँ के भारतीयता के उत्कृष्ट मूल्य हैं, वो कैसे हमारे कैसे प्रतिष्ठित हों। क्योंकि आज चाहे सोशल मीडिया हो या आज जो भी वातावरण है, और विशेष रूप से ये सोशल मीडिया के कारण अच्छे भले लोग जो पढ़ने लिखने वाले थे वो अपनी आत्म प्रशंसा, आत्म श्लाघा और वो उसमें इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्होंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया। उनको ये लगा रहता है कि मेरी कैसी फेसबुक पे फ़ोटोज आ जाए और मैं कैसे कार्यक्रमों के बारे में बताऊं और कैसे अपने बारे में बताऊं। इसके कारण जो है वो हमारा बड़ा नुकसान भी हुआ है सोशल मीडिया के कारण। मेरी कोशिश ये थी कि भाई ये है कि हमारे भारतीयता के मूल्य जो हैं उनको मैं जो हूँ वो हम बताएं तो नई पीढ़ी को जो कॉन्वेंट जाती है उसको मालूम तो हो कि क्या है हमारी कला की, क्या परंपरा है हमारे यहाँ। क्योंकि हमारी कला परंपरा जो है बड़ी विस्तृत, बड़ी व्यंजनात्मक परंपरा, हम उससे आत्मसात हमारे बच्चों को हमको कराना पड़ेगा। क्योंकि यदि वो नहीं जानेंगे तो उनको जानकारी मिलेगी नहीं कि हमारे यहाँ के मूल्य क्या हैं। मैंने ये कोशिश की कि एक तो इस बात को रखूं, दूसरी हमारे यहाँ के आसपास के वातावरण में जो कहीं विसंगति है। मैं जिस क्षेत्र का रहने वाला हूँ वहीं के हरिशंकर परसाई भी थे। मतलब आपको ये बात का ताज्जुब होगा कि मेरे ऊपर दोनों विपरीत ध्रुवों का प्रभाव है। हरिशंकर परसाई तो वामपंथी और पंडित विद्यानिवास मिश्र आस्थावादी, लेकिन पंडित जी जो हैं वो बड़े प्रगतिशील भी थे और बड़े उदार व्यक्ति थे। इसलिए मेरे ऊपर दोनों के जो प्रभाव थे उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे लेखन की रचना की। तो वो जो एक बात होती है भारतीय मूल्यों की, एक तरफ तो वो थी, दूसरी तरफ अपने सामाजिक सरोकार, हमारे आसपास की विसंगतियाँ, और इन सब को लेकर भी कहीं मेरी चेतना बड़ी जागृत रही। माणिक वर्मा का आपने नाम सुना होगा, हिंदी के बड़े महान व्यंग्यकार हुए कवि, वो मेरे अग्रजी थे, मेरे गांव के ही थे, अजातशत्रु थे, हैं अभी भी। उनका भी मेरे ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। तो वो दूसरा जो है वो एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊं। लगभग 35-36 वर्ष पहले मेरा एक निबंध धर्मयुग में छपा था, नदी तुम बोलती क्यों हो। तो वो निबंध जो था उसमें एक
प्रेरक तत्व ये था कि भाई ये यदि तुम काम करना शुरू कर दो तो मैं बोलना बंद कर दूंगी। यदि तुम अपने आप को कर्ममय बना लोगे, अपने आप को इस योग्य बनाओगे कि आप संघर्ष कर लो बजाय हताश बैठने के, तो फिर मैं क्यों बोलूँ, मैं तुम अपनी प्रवाहित होती रहूँगी। मुझको बोलना इसलिए पड़ता है क्योंकि तुम कर्म करते नहीं हो, तो मैं तुमको बोलती हूँ कि तुम कर्म करो। वो निबंध जो है वो इतना लोकप्रिय हुआ कि कई पत्रिकाओं में 25 बार छपा होगा, कहीं कोर्स वोर्स में भी होगा, मेरे को उसकी जानकारी नहीं। लेकिन मेरी उपलब्धि ये है कि उन्हीं दिनों मैं सेल्स टैक्स में डिप्टी कमिश्नर खंडवा में था। एक पत्र आया, उसका मैंने अपनी भूमिका, पुस्तक है सुनो देवता, उसकी भूमिका में उसका उल्लेख किया है। वो एक पत्र था एक बुज़ुर्ग आदमी का, एक बुज़ुर्ग व्यक्ति थे। उन्होंने मेरे को बड़ा आशीर्वाद दिया और उन्होंने ये लिखा कि आपके इस निबंध को पढ़ने के बाद मेरी बहू, जो अभी अभी विधवा हुई, 22 वर्ष की उम्र है, एक्सीडेंट में जो है उसके पति की, मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। उसने तो अपने आप को समाप्त करने का ही मन बना लिया था, लेकिन आपका निबंध पढ़ के वो इतनी प्रेरित हुई कि उसने सोचा है कि अब जो है वो पढ़ेगी, बच्चों को पढ़ाएगी और उनका जीवन बनाएगी। इसलिए मैं आपका बड़ा आभार मानता हूँ। और वो निरंतर फिर मेरे संपर्क में भी रहे और बच्चे भी उनके पढ़े, बहू भी पढ़ी। तो फिर मैंने उस भूमिका में लिखा था कि भाई मेरे को तो अब किसी पुरखे के तर्पण करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को किसी तीर्थ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी मेरे को पुण्य मेरे लेखन से मिलना था वो लेखन सार्थक हो गया। और आप उस निबंध का आप ताज्जुब करेंगे कि वो बड़ी बड़ी प्रगतिशील पत्रिकाओं ने भी उस निबंध को छापा। और अभी 4 महीने पहले मेरे पास कल्याण से फ़ोन आया कि आपके उस निबंध को हम छापना चाहते हैं। तो अभी जो उनका पर्यावरण अंक निकला उसमें उसका